आप सब पर सलामती हो। अदील जैदी का लिखा हुआ है, बस लम्हे भर में फैसला करना पड़ा मुझे। सब छोड़ छाड़ घर से निकलना पड़ा मुझे। जब अपनी सरजमीने मुझको न दी पनाह, अनजान वादियों में उतरना पड़ा मुझे। अपनी परख के वास्ते तूफान के दरमियां मजबूत कश्तियों से उतरना पड़ा मुझे। बेइंतहा तजाद था दोनों की सोच में, कुछ यूं भी रास्तों को बदलना पड़ा मुझे। ये भी हुआ कि बादल न खास्ता कभी, जिंदा हकीकतों से मुकरना पड़ा मुझे। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में जितनी मफलूकुल हाली इस वक्त जन्म ले चुकी है, जिस हद तक सितम ज़रीफी को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है, जिस हद तक नफसा नफसी का दौर इस वक्त पैदा हो चुका है, वक्त अपनी चाल चल रहा है मगर अवाम चलने से कासिर हो चुके हैं। अवाम को इन अजाबों में मुसल्लत किया गया है जिनसे निकलने का कुलिया किसी के पास मौजूद नहीं है। फिक्रे मुआश की सितम ज़रीफियों पर रोशनी डालूंगा। पहले उस केस का तज़किरा करते हैं जिसने बिजली के बिलों और बाप को मारने की खबर से नजरें हटा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसले को महफूज कर लिया है, जो कल 11 बजे सुनाया जाएगा। लेकिन आज जब चीफ जस्टिस आमिर फारूक इस केस की समाअत कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा था कि मैं आज ही ये फैसला जारी करूंगा, लेकिन फैसला महफूज होने के बाद पता चला कि ये कल को जारी किया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से तोशाखाना केस में सजा मुअत्तली के खिलाफ दरखास्त पर समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक जहांगीरी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की है। आज जब केस की समाअत शुरू हुई तो बैरिस्टर अली जफर जो थे वो चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात की इजाजत देने की इस्तदा कर चुके थे, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक का कहना था कि उम्मीद है कि आज तो सजा मुअत्तली की दरखास्त पर फैसला हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वकील अमजद परवेज एडवोकेट थे। उन्होंने चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की मुखालिफत करते हुए मुख्तलिफ कवानीन और अदालती फैसलों के हवालाजात पेश किए। अमजद परवेज एडवोकेट का कहना था कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी पहले नोटिस किया जाना जरूरी है, जिस पर जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि शिकायत तो इलेक्शन कमीशन ने फाइल की थी, रियासत ने शिकायत को फाइल नहीं किया। ट्रायल कोर्ट में आपने ये बात नहीं की, आप पहले ये बात कर लेते, लेकिन जब रियासत इसके अंदर फरीक ही नहीं है तो किस तरीके से पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिस जारी किया जाता। अमजद परवेज साहब ने भारतीय अदालत के फैसले का हवाला दिया। उन्होंने कहा जी कि राहुल गांधी की जो प्राइवेट कंप्लेंट है उसमें 2 साल की उन्हें सजा हुई थी। राहुल गांधी ने सजा मुअत्तली की दरखास्त दायर की और बाद में उसे अदालत की जानिब से खारिज कर दिया गया। अदालत ने फैसला दिया कि सजा मुअत्तल करना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसी वजह से इस केस के अंदर भी कुछ उसी तरह की मिसाल को अपनाया जाए। वक्फे के बाद केस की दोबारा समाअत शुरू हुई तो चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ खोसा रोस्टम पर आए। इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल में उन्होंने कहा कि मैं मुदाखलत नहीं करना चाहता था, लेकिन कुछ फैसलों के हवाले देना चाहता हूं। आज अच्छी बात यह कि लतीफ खोसा साहब ने पिछले हेयरिंग में यह कहा था कि मैं नहीं आऊंगा और आज वो आ गए। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली का हुक्म बहाल रखने के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मैंने हवाला दिया और कहा कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने 1 घंटा इससे जायद लिया है और 2 घंटे आज ले लिए। उनका यह भी कहना था कि वकील इलेक्शन कमीशन अमजद परवेज साहब ने कहा कि मैं कोई ऐसा सेक्शन नहीं पढ़ूंगा जो नया होगा। चेयरमैन पीटीआई के वकील भी 2 बार यहां और 1 बार सुप्रीम कोर्ट में दलाइल दे चुके हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन और सेशन जज को विलन बनाया हुआ है, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स किए कि अभी वहां मत जाएं, सजा मुअत्तली पर ही आप दलाइल दें, आप सेशन जज के कंडक्ट के ऊपर बात ना करें। इंतजामी कार्रवाई जो करनी है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुद करेगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि जस्टिस खोसा ने कहा था कि टेस्ट मैच का जमाना चला गया, अब 2020 का दौर है। लतीफ खोसा साहब ने बड़े शाइस्ता अंदाज में कहा कि मुख्तसर करें। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि लतीफ खोसा ने सजा मुअत्तली की दरखास्त पर दलाइल के लिए 3 दिन लिए। उन्होंने तोशाखाना केस का फैसला सुनाते हुए जज को मशके सितम बना रखा है। उन्होंने 6 निकात उठाए हैं, मुझे उनका जवाब देना है। अमजद परवेज एडवोकेट साहब ने कहा कि ऑफिस ने मुझे ख्वाजा हारिस के बयान हल्फी की मुसद्दिका कॉपी फराहम नहीं की। मैं आखिरी शख्स हूं जिसका इस पर जितना भी बयान हल्फी है उसे जमा कराए जाने का हक मौजूद है। बयान हल्फी का सुप्रीम कोर्ट में भी तज़किरा हुआ है, मगर वो ऑफिस में सीएम के जरिए दायर नहीं हुआ। बयान हल्फी इधर ही दौरान समाअत कोर्ट को दिया गया, जिसमें
3 ٹیبلز کا حوالہ دیا گیا اور یہاں دلائل دینے کے لیے میں کھڑا ہوں، اور میں نے 3 اس وقت گولیاں کھا رکھی ہیں، میں مریض ہوں اور میری طبیعت آج خراب ہے۔ تو 15 منٹ کا وقفہ صرف انہیں گولی کھانے کے لیے دیا گیا۔ اب جو گولی عوام کو دی جا رہی ہے اس کا کیا بنے گا؟ عوام کے اوپر پے در پے کیسز بنتے جا رہے ہیں، عوام کے اوپر عذابی معاش کا عذاب مسلط کیا جا رہا ہے، عوام کے اوپر بجلی کے بلوں کو تھوپا جا رہا ہے، عوام کے اوپر معاشی منظر نامے کو تنگ کیا جا رہا ہے، لیکن عوام کو ریلیف دینے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ وہاں پہ چلیں ریلیف ملا ہے تو ایک اچھی بات ہے، جسٹس عامر فاروق صاحب نے دے دیا، ہمارے حکمراں تو ہمیں ریلیف نہیں دینا چاہتے۔ وکیل الیکشن کمیشن امجد پرویز صاحب نے آج عدالت کے دوران یہ بھی کہا کہ میرے دلائل جو ہیں وہ آج مکمل نہ ہو پانے کی ایک اہم وجہ ہے، جس پر جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ نہیں، آج ہی آپ دلائل مکمل کریں گے، کیونکہ پچھلی سماعت کے اندر بھی دلائل مکمل کرنا تھے لیکن آپ کی جانب سے نہیں ہوئے، آپ کو آج ہی دلائل مکمل کرنے ہیں، آپ دلائل جاری رکھیں۔ 2 نکات ہیں، جو سزا معطلی ہوتی ہے اس میں اتنی تفصیل میں نہیں جاتے، اگر دلائل کو اتنا طول کر دیں گے تو پھر اپیل کا ہی فیصلہ ہو جائے گا۔ امجد صاحب 5-10 منٹ میں آپ اس معاملے کو مکمل کریں۔ پھر امجد پرویز صاحب نے یہ کہا کہ مجھے کل کا وقت دے دیں، انہوں نے کہا جی کل کا وقت نہیں دیا جا سکتا۔ امجد پرویز صاحب نے کہا کہ میں نے عدالتی نظیریں آپ کے سامنے رکھتی ہیں، عدالت دیکھ لے کہ ٹرائل کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کے گواہوں کو غیر متعلقہ قرار دیا ہے، چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف یہ کیس غلط ڈیکلیریشن کا ہے۔ سوال یہ بنتا ہے کہ جب 120 دنوں کی میعاد رکھی ہو، 920 دنوں بعد کسی کو خیال آئے اور ڈیکلیریشن کے اوپر کیس بنا دیا جائے تو اس میں بہت سے ابہام اور سکم پیدا ہو جاتے ہیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ الیکشن کمیشن میں جمع کرائی گئی اثاثوں کی جو تفصیلات ہیں وہ پبلک دستاویز ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کے سزا معطلی کی درخواست پہ فیصلہ محفوظ کر لیا، اور پھر فیصلہ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری کی جانب سے محفوظ کیا گیا، اور بعد میں عدالتی عملے نے یہ بتا دیا کہ کیس کا فیصلہ کل دن 11 بجے سنایا جائے گا، جبکہ عدالتی عملے نے چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء کو بھی اس سے آگاہ کر دیا ہے کہ کل اس کیس کا فیصلہ ہوگا، آج اس کیس کا فیصلہ نہیں سنایا جائے گا۔ لیکن بہت سے جو قانونی ماہرین ہیں وہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ ہمایوں دلاور صاحب وہ دشمن پی ٹی آئی نہیں، محسن پی ٹی آئی ہیں، کہ ان کو معلوم تھا کہ کیس بہت زیادہ مضبوط ہے، اس میں گواہان بھی مضبوط ہیں، تو انہوں نے ایسا اس کے اندر پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے کہ ایک ہی ہیئرنگ میں وہ کیس اڑ سکتا ہے، اس لیے بہت سارے لوگ بات کر رہے ہیں۔ دوسری طرف عمران خان کو جیل میں جو سہولیات دی جا رہی ہیں اس پہ اٹارنی جنرل نے رپورٹ چیف جسٹس چیمبر میں جمع کروا دی ہے۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو سب سے محفوظ ہائی آبزرویشن بلاک میں رکھا گیا، جبکہ ملحقہ سیلز کو بھی خالی رکھا گیا ہے، اس کے اتوار میں جتنے سیلز ہیں وہ خالی ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے سیل کو وائٹ واش کیا گیا ہے، جبکہ سیل میں ایک پنکھا اور روم کولر دستیاب ہے۔ رپورٹ جو جمع کروائی گئی ہے اس میں یہ بھی کہا گیا کہ 9/11 کے سیل میں انہیں رکھا گیا ہے، سیل کا واش روم 7/4 کا ہے، واش روم کی دیوار 6 فٹ اونچی کر دی گئی ہے، اور واش روم میں کموڈ لگایا گیا ہے، مسلم شاور لگایا گیا ہے، اور ٹیشو پیپر بھی ادھر دستیاب ہے۔ اس سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ ان کو وہاں پہ سہولیات نہیں دی جا رہی، یہ بھی بتایا گیا کہ علیحدہ واش بیسن بھی ہے، آئینہ بھی ہے، اس کے باہر واش روم کے باہر فائبر کا دروازہ بھی لگایا گیا ہے۔ 13/44 فٹ کی وہ جگہ ہے جہاں پہ انہیں چہل قدمی کی سہولت دی گئی ہے، جبکہ انہیں 4 تکیے دیے گئے ہیں، ایک کرسی ہے، ایک میز ہے، جائے نماز کی سہولت ہے، اور رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ ان کو سب سے محفوظ ہائی آبزرویشن سیل کے اندر رکھا گیا۔ اٹارنی جنرل کی جانب سے چیف جسٹس چیمبر کو موصول ہونے والی رپورٹ میں مزید حقائق بھی سامنے آیا ہے جس میں تفصیلات درج کی گئی ہیں۔ اب اٹک جیل کے اندر کون سی سہولیات دی جا سکتی ہیں یہ آگے چل کے بتاؤں گا۔ رپورٹ کے مطابق ان کو 4 قرآنی نسخے انگریزی ترجمے کے ساتھ فراہم کیے گئے ہیں، جبکہ اسلامی تاریخ کی انہیں 25 کتب بھی فراہم کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ 21 انچ کی LED ٹی وی بھی انہیں فراہم کیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ جیل کے داخلی اور خارجی سیکیورٹی کو مزید مضبوط کر دیا گیا ہے۔ جیل کے جو اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ ہیں ان کے ماتحت 4 اہلکاروں کو چیئرمین پی ٹی آئی کی حفاظت پہ مامور کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ کیمرے بھی 3 نصب کیے گئے ہیں ان کے حوالے سے۔ تینوں کیمرے جو ہیں وہ سیل سے 12 سے 14 فٹ کی دوری کے اوپر لگائے گئے۔ رپورٹ کے اندر یہ بھی مندرجات لکھے گئے ہیں کہ کیمروں سے چیئرمین پی ٹی آئی کی جو پرائیویسی ہے وہ متاثر نہیں ہوتی، سیل کے اندر کوئی کیمرہ موجود نہیں ہے۔ ہائی آبزرویشن بلاک کے باہر 2 کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ ہائی آبزرویشن بلاک کو 3 مختلف سورسز سے بجلی فراہم کی جاتی ہے، اور بلا تعطل بجلی کی فراہمی جو ہے وہ سیل میں 63 kV کے جنریٹر سے فراہم کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی جو اہلیہ ہیں بشرا بی بی، ان کی ملاقاتوں کے حوالے سے
से भी उस रिपोर्ट में तफसीलात दर्ज की गई हैं कि अब तक बुशरा बीबी की चेयरमैन पीटीआई से 3 मुलाकातें हुई हैं। जो मुलाकातें हैं वो 10, 15 और 21 अगस्त के माबैन हुई हैं और चेयरमैन पीटीआई से जेल में उनके वकला ने भी मुलाकातें की हैं। नईम पंजोथा उसमें शामिल हैं, उमैर नियाजी उसमें शामिल हैं। उन्होंने अलग अलग मुलाकात की है, जबकि 23 अगस्त को लतीफ खोसा साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा चेयरमैन पीटीआई के कवानीन में उन्हें मावनत फराहम करने वाले बाबर अवान साहब से भी मुलाकात हुई है। तिब्बी मुआयने के लिए 5 डॉक्टर जो हैं उनका ड्यूटी रोस्टर बनाया गया है। सुबह, शाम और रात को एक डॉक्टर उन्हें दस्तयाब होता है और उन्हें जो खाना दिया जाता है उसमें यह लिखा गया है कि हफ्ते में 2 दिन चेयरमैन पीटीआई को जेल में देसी घी में तैयार देसी चिकन फरमाइश पे दिया जाता है, जबकि एक दिन देसी घी में मटन भी उन्हें दिया जाता है। और जो चेयरमैन पीटीआई को जेल में फरमाइश पर फराहिम आइटम्स जो हैं वो रकम की अदायगी पर दी जाती है, मुफ्त में नहीं दी जाती। ये मंजरनामा है, लेकिन बात यह है कि क्या साबिक वजीर आजम को अटक जेल में रखा जा सकता है? अब इसकी अगर माजी की नजीरें रखें तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी अटक जेल में रहे, लेकिन कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं एक्स प्राइम मिनिस्टर के, वो प्रोटोकॉल्स क्या अटक जेल के अंदर उस पर अमल दरामद हो सकता है? तो कतई तौर पे नहीं हो सकता। वहां पे ए कैटेगरी नहीं हो सकती, वहां पे बी कैटेगरी नहीं फराहम की जा सकती। एक सेल को आप जितना बेहतर बना सकते हैं सिर्फ उतना ही बेहतर बनाया जा सकता है। अब जेल मुंतकली की जो दरखास्त है वो भी अभी पेंडिंग है, उस पर अब क्या फैसला होता है ये वक्त बताएगा। लेकिन आज के दिन जो फैसला नहीं आया, आज के दिन जिस बुनियाद के ऊपर बहुत से कानूनी माहिरीन बात कर रहे थे, कोई भी ऐसा कानूनी माहिर नहीं है जो ये कह दे कि हुमायूं दिलावर साहब का जो कंडक्ट था वो बिल्कुल ठीक था। सारे ये बात कर रहे हैं कि गलत बुनियाद के ऊपर फैसला दिया गया, केस को मजबूती से कमजोरी की तरफ ले जाया गया और यह केस इस हद तक कमजोर हो चुका है कि यहां से बर्रियत बनेगी। लेकिन अभी सजा मुअत्तली की बात है, सजा मुअत्तली के फौरी बाद नाअहली खत्म नहीं हो जाएगी। माहिर कानून अहमद पंसूटा साहब से मैंने कल बात की तो वो ये कहते हैं कि अगर फैसला आता है तो वह सिर्फ सजा मुअत्तली का आएगा। नाअहली का फैसला जो है वो ट्रायल कोर्ट के तमाम फैसले पर नजरसानी करने के बाद जो तफसीली फैसला जारी किया जाएगा उसमें इस केस से उन्हें बरी कर दिया जाता है, अलहदा कर दिया जाता है या इसकी दोबारा असर नौ तहकीकात का हुक्म दिया जाता है, तो तब उनका जो स्टेटस मुजरिम से है वो मुलजिम में कन्वर्ट हो जाएगा। जब मुलजिम में उनका स्टेटस कन्वर्ट होगा तो फिर उनके ऊपर नाअहली जो है वो नाअहली खत्म हो जाएगी। लेकिन नाअहली खत्म करने वाले क्या नाअहली खत्म करवाना चाहते हैं, ये एक बुनियादी सवाल है। केसेस पे नजरें लगवा के जो हालिया सूरत हाल पैदा हो चुकी है, आप ये देखिए कि वो जो ये समझते थे कि किसी को पाबंदे सलासल रख के, किसी पे पाबंदियां लगा के जबानों को बंद किया जा सकता है, लोगों को रोका जा सकता है, जब बगैर किसी पॉलिटिकल लीड के बिजली के बिलों को हाथ में उठाए हुए लोग सड़कों के ऊपर मौजूद हों और एहतजाज करते रहे, तो उस एहतजाज के बाद उनको ये समझ आई कि ये जो काफिला है, ये जो एक नई पार्टी बन चुकी है जिसे आप मुतासिरीन हुकूमत पार्टी कह सकते हैं, तो इसके जो कारकुनान बड़ी तादाद में निकलेंगे जिसका किसी भी सियासी पार्टी से ताल्लुक नहीं होगा, तो इनको रोकना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अब वो तवज्जो हटाने के लिए केसेस की तरफ तवज्जो है, केसेस को प्रोलॉन्ग किया जा रहा है। दूसरी तरफ बाबूजी वहां ठंड माहौल में बैठे हुए हैं और उनका कोई इरादा वापसी का नहीं है। ये खबरें जो फैलाई जा रही हैं, यहां पर जो इंतजामी ओहदेदारान को खबरें दी गई हैं, वो ये बताया गया है कि बाबूजी की वापसी की तारीख अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि बड़े घर में अभी तक कोई बात नहीं हो सकी। चेयरमैन पीटीआई की एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत करवाने के लिए जो लोग मुतहर्रिक हैं वो किस हद तक कामयाब होते हैं और मजबूत अपोजिशन के लिए क्या वो हामी भरते हैं या फिर वो उसी बात के ऊपर बजिद रहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और 2/3 अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हासिल करे। लेकिन यहां पे जो मौजूदा हालात हैं, 4 से 6 माह छोड़िए, 4 से 6 साल में भी पाकिस्तान बेहतरी की जानिब गामजन होता दिखाई नहीं देता। से कम ज़रीफी यह है कि मोटरवे का टोल टैक्स आप बढ़ा दें और आप ये कहें कि 1 किलोमीटर में 3 रुपए 7 पैसे आपसे वसूल किए जाएंगे, तो आप फिर फिरौनियत की उस मेराज तक पहुंच चुके हैं कि जो टैक्सेस की भरमार करती रहे। आपने सल्तनत उस्मानिया के दौर के अंदर दूसरे सलीबियों के इकदामात आपको याद करने चाहिए कि जिन्होंने महसूलात में इस कदर इजाफा कर दिया था कि लोग सल्तनत उस्मानिया की तरफ रुजू करना शुरू हो चुके थे और वहां पे आके तहफ्फुज लेना शुरू हो चुके थे। पाकिस्तान के अंदर बिजली के बिल गलों में आवेजा किए कोहाला पुल से छलांग लगाने वाले, अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने वाले अगर आपके खिलाफ उठ खड़े हुए तो फिर शायद आपका मुहासबा वो करेंगे, उससे पहले आप खुद कर लीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।